गोहर लिमिटेड में हम निकल क्या किया था? पहला स्टेप हमारा यही था कि हमने इन ऑपरेटिंग सेगमेंट में से रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई किए थे। कौन कौन से हुए थे? दो हुए थे। कौन कौन सा? केमिकल हुआ था और सोडा ऐश हुआ था। फिर हमने 75% क्राइटेरिया अप्लाई करके देखा तो मीट नहीं हो रहा था। तीसरा भी हमें फिर शामिल करना पड़ा, तो हमने किसको शामिल किया था? फार्मा को शामिल किया। ठीक हो गया जी? यहाँ तक की बात समझ लगी जी? अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? पार्ट ए हमारा क्लियर हो गया था। पार्ट बी में उसने क्या कहा था? शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड नेसेसरी रिकंसिलिएशन वुड बी डिस्क्लोज्ड। कहता है कि पहला तो पॉइंट ये है कि ये अब ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट आपने बनाए हैं ये डिस्क्लोज कैसे करने हैं। उसके लिए वही 13 लाइनें जो आपने कल लटा लगाई थी, याद है? वो डिस्क्लोजर है। उसके बाद फिर आपने क्या बनानी है? रिकंसिलिएशन भी बनानी है। रिकंसिलिएशन से क्या मुराद है? कि इन तमाम सेगमेंट की वैल्यू को टोटल करें तो वो वैल्यू वैल्यू आनी चाहिए जो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में आ रही होगी, जो कि अल्टीमेटली पब्लिश हुई होगी, सिंगल वैल्यू। वो आपने साबित करनी है। ठीक है भाई? तो बच्चों पहला पॉइंट जरा याद करो, कल वाली 13 इंफॉर्मेशन में सबसे पहले लाइन क्या लिखी थी आपने? इस्लाम। अच्छा जी। अच्छा, अब तो कल 13 लाइनें आपने पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली लाइन क्या थी बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। दूसरी लाइन क्या थी? इंटर सेगमेंट सेल। अब ये उसने रेवेन्यू दिया हुआ आपको सारा, ऐसे ही है। अब हमने देखना ये कि केमिकल का रेवेन्यू है 1790 टोटल। इसमें एक्सटर्नल कितना है और इंटरनल कितना है? ढूंढो। एक्सटर्नल कितना है? 1752। वो यहाँ पे लिखेंगे, नजर आ गया आपको? सबसे पहले लाइन आएगी रेवेन्यू एक्सटर्नल, केमिकल का 1752 लिखेंगे। वो कैसे निकला? 1790 में से 38 माइनस करके लिखा। अगला पॉइंट, क्या सोडा ऐश ने भी किसी और को चीजें बेची हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो ये फिर इसकी बाहर ही होंगी, कस्टम एक्सटर्नल ही होंगी सारी। 216, पॉलिएस्टर ने भी आपस में किसी को चीजें बेची हैं? नहीं बेची। फिर उसके बाद पेंट ने किसी को बेची हो, फार्मा ने किसी को बेची हो। ठीक है, अब जरा पहले हमने लिखने हैं रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल कौन कौन से हैं? केमिकल है, सोडा ऐश है और फार्मा है। तो पहले तीन कॉलम केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा के आएंगे। पॉलिएस्टर और पेंट दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे। यहाँ तक की बात लगी? केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा और ऑल अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट इकट्ठे। रिपोर्टेबल सेगमेंट की वर्किंग करने का मकसद ये था कि किसका कॉलम अलग है, जो रिपोर्टेबल नहीं है वो सारे इकट्ठे हों। ठीक है जी? अच्छा, दूसरी लाइन क्या थी भला? रेवेन्यू इंटरनल। अब इंटरनल रेवेन्यू में सिर्फ केमिकल ने बेची है चीजें और किसी ने भी नहीं बेची, तो वो 38 की नीचे वाली लाइन में आ गई। ठीक हो गया जी? अब तीसरी लाइन आ गई टोटल की। तो टोटल बच्चों वही मैच होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1790, 216, 227, 244 और 252। चेक कर लो। समझ आ गई थी? अच्छा, उसके बाद अगली लाइन कौन सी थी उन 13 लाइनों में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट इनकम की वैल्यू कोई भी नहीं है सवाल में, तो वो लाइन नहीं आएगी। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की लाइन भी नहीं है, तो वो भी नहीं आएगी। और क्यों, कौन सी लाइन थी? डेप्रिसिएशन की लाइन यहाँ पे नहीं है, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जो डाटा दिया ही नहीं वो कैसे पुट करें। और अगली लाइन कौन सी है? अदर मटेरियल नॉन कैश आइटम, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, वो भी उड़ा देंगे। और जी मटेरियल इनकम, मटेरियल एक्सपेंसेस, वो भी नहीं, उड़ा देंगे। और जी शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है यहाँ पे। और ठीक है जी, चलो उसमें से जो बच्चों जो मोटी लाइन आ रही है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, वो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे कितने? 63, 57, 12। और इन दोनों के इकट्ठे करके लिख देंगे, किस किस का? पॉलिएस्टर और पेंट को इकट्ठा कर देंगे।
यहाँ पे जैसे इनको इकट्ठा किया 2316, ये 2316 39 बन गया। समझ लगी जी। और 7 टोटल आ गया 171 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी समझ आ गया जी। अच्छा जी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब याद रखना बच्चों, इस 1790 में से 63 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आना। समझ लगी है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे बीच में, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं लिखी हुई, तो बाकी चीजें तो बड़ी बात की हैं। इस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होनी थी, ग्रॉस प्रॉफिट आना था, बाकी खर्चे माइनस होने थे, तो जाके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो सिर्फ सवाल में दी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि पेपर में जाके आप 1790 में से 63 माइनस करके प्रॉफिट निकाल के बैठे हो, नहीं। वो प्रॉफिट की फिगर भी उसने सवाल में दी होगी, वो आपने लिखनी है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हमारी उस डिस्क्लोजर में थी नहीं थी, तो यहां पे उसने फिगर दी तो हम नहीं लिखेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर उसने उस डिस्क्लोजर में नहीं दी, तो उसने यहाँ पे डाटा तो दिया है लेकिन हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिया हुआ उसने आपको 1038, तो फिर 1038 कैसे निकला? हाँ ठीक है। बच्चों जरा देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर चूंकि डिस्क्लोजर में है तो हमने लिखनी है, तो उसने डायरेक्ट नहीं दी हुई, लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, तो 1103 माइनस 63, 1038 आ जाएगा। यहाँ तक की बात लगी। फिर उसके बाद इसकी फिगर 117 में से, अच्छा यहाँ पे हमारी का अजम्पशन है बच्चों। अजम्पशन क्या है? कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होता, और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस होता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलना था। ठीक है जी। तो लिहाजा इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई नहीं है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो अगला पॉइंट ये है जी, 117 में से 57 माइनस करें, 60 यहाँ पे लिखेंगे, 1038 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 31 में से 12 माइनस करें, 19 यहाँ पे लिखेंगे। समझ लगी? अब बाकी ये दो फिगर इकट्ठी हैं, इनमें से ये दो फिगर इकट्ठी माइनस करेंगे, तो बच्चों क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? 35 का आ जाएगा। और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो, इन सबको जमा कर लें, 1038 60 19 35 और 1152। ठीक हो गया जी। अब अगला पॉइंट, उसने बताया था कि कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो इन सेगमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखे हुए। वो कितने जी? 75 मिलियन। वो बच्चों यहाँ पे हम अलग से लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना हमने, वो सीधा आखिरी कॉलम में जाके लिखेंगे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। याद आ रहा है कुछ कुछ? वो कितना है जी? 75, वो माइनस कर देंगे, तो बच्चों प्रॉफिट फॉर द ईयर वो फिगर आ जाएगी जो इनकम स्टेटमेंट में पब्लिश हुई होगी, 1077। ठीक है जी। अब उसके बाद है जी सेगमेंट एसेट्स। याद है, ये वाली फिगर हमारी वो 13 लाइनें पूरी होगी हमारी। अब उसके बाद सेगमेंट एसेट थे, जो जो दिए वो हमें लिखेंगे। केमिकल के कितने हैं? 637। सोडा ऐसे कितने हैं? 444। और फार्मा के कितने हैं? पहले 3 कॉलम में तो ये आएंगे, और चौथे कॉलम में दोनों इकट्ठे करके लिखेंगे। याद है? 242। क्लियर जी? सबको टोटल करेंगे, वो जो टोटल ऐसा आ जाएंगे 1455। लेकिन
इसमें कुछ एसेट ऐसे भी होंगे जो सेगमेंट में तो कहीं नहीं पड़े थे, लेकिन हेड ऑफिस में पड़े हुए हैं। कितने? एसेट लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू 150 मिलियन। तो बच्चों हम लिखेंगे अनएलोकेटेड एसेट्स कितने हैं जी? 150। इसका मतलब है बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट पब्लिश हुए होंगे वो कितने हुए होंगे? 1605। ठीक है जी। फिर उसके बाद सेगमेंट लाइबिलिटीज 442, 355, 98, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। तो 442, 355, 98, और ये 202, टोटल आ गया जी 1097। अच्छा, फिर उसने कहा जी कि जो हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज है वो कितनी है? 27 मिलियन। तो वो अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज 27 मिलियन। तो 1124 ये वो लाइबिलिटीज होंगी जो बैलेंस शीट में पब्लिश हुई होंगी। तो समझ आई बात की? ठीक है जी। तो डिस्क्लोजर हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब क्या बारी है? रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में बच्चों हमने करना क्या है? रिपोर्टेबल सेगमेंट, अदर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट और टोटल, ये हमने कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है जी। रिकंसिलेशन का फॉर्मूला आपने याद रखना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टेबल सेगमेंट सारे इकट्ठे, अदर सेगमेंट का दूसरा कॉलम, तीसरा इंटर सेगमेंट अगर कोई चीजें सेल परचेज हुई हैं तो वो वाला कॉलम, फिर वो एडजस्टमेंट जो हेड ऑफिस में हो रही होंगी उसका कॉलम लैदा, और एंड पे टोटल वो वाली वैल्यू जो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही होगी। ये है रिकंसिलेशन का फॉर्मेट। चार रिकंसिलेशन बनानी है हमने। कितनी? पहली बनेगी रेवेन्यू की, दूसरी प्रॉफिट की, तीसरी एसेट की, चौथी लाइबिलिटीज की। ये फॉर्मूला आपने इसी तरह से याद रखना। बना लिया जी कॉलम।
हाँ जी बच्चों, सबसे पहले क्या बनेगा, कॉलम कौन सा बनेगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का। अब करना क्या है, देखो, रिपोर्टेबल सेगमेंट का 3 कॉलम है, केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। तो इन तीनों के रेवेन्यू को इकट्ठा कर लेना आपने। 1790, 216 और 252, इन तीनों को इकट्ठा कर लेना आपने। क्या बनेगा जी, 2258, वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया जी। अच्छा, बाकी जो 2 सेगमेंट रह गए थे, उनका रेवेन्यू कितना है, 474, वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इंटर सेगमेंट जो सेल है, वो अल्टीमेटली तो फाइनेंशियल में पब्लिश नहीं होनी, क्योंकि वो हकीकत में सेल है ही नहीं, तो उनको डिलीट मार देंगे। वो कितनी है, 38 की, वो माइनस कर देंगे। और हेड ऑफिस की कोई सेल है नहीं, तो हेड ऑफिस की सेल में कुछ नहीं आना। वो जो अदर एडजस्टमेंट है ना, वो बेसिकली हेड ऑफिस का कॉलम है। तो आपके इनकम स्टेटमेंट में अल्टीमेटली जो रेवेन्यू की फिगर पब्लिश हो रही होगी, वो 2694 है। वही फिगर हमने यहाँ पे लिखा ली हुई है, 2694। आपका टोटल इसके बराबर आना चाहिए। समझ आ गई बात। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ पे आपने निकाला हुआ बच्चों। प्रॉफिट फॉर द ईयर बच्चों क्या लिखेंगे, इन तीनों को टोटल करेंगे। 1038, 60 और 19, तीनों को टोटल करें, 1117, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट का प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। फिर अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट का प्रॉफिट कितना है, 35, वो अलहदा लिखेंगे। बात सुन लगी। अच्छा, कितना प्रॉफिट ऐसा है जो कैंसिल होना है, कितना प्रॉफिट ऐसा है जो कैंसिल होना है, वो कैसे निकलेगा बच्चों। अभी यहाँ पे ये बात याद रखनी है। यहाँ पे उसने बताया हुआ आपको कि 28 और 10 टोटल जो सेल थी, वो 38 की थी। उसमें कितना प्रॉफिट था, 30%। तो 38 का 30% प्रॉफिट ऐसा है जो हकीकत में कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ जी, क्या करेंगे बच्चों, सब कुछ का क्या करेंगे जी, क्या आंसर आएगा, 11.4 आएगा। तो राउंड ऑफ कर लिया तो तकरीबन 11 ही बनता है, सही है, इसलिए हमने 11 लिखा हुआ है। तो ये प्रॉफिट उसने सवाल में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन उसे जो 30% मार्जिन दिया था ना, वो इसीलिए दिया था। तो 11 का प्रॉफिट भी एलिमिनेट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, ये जो प्रॉफिट आपने लिखा ना, इसमें वो खर्चे माइनस हुए होंगे जो सेगमेंट के खर्चे थे, लेकिन कुछ खर्चे तो और भी थे हेड ऑफिस के। अब हेड ऑफिस का रेवेन्यू नहीं था, लेकिन खर्चे तो थे, तो हेड ऑफिस के खर्चे भी माइनस होंगे ओवरऑल। वो कितने थे, 75 मिलियन के। तो वो माइनस करेंगे तो आपका वो वाला प्रॉफिट निकल आएगा जो पब्लिश हुआ होगा। नहीं समझ आ रही बात। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आपका पब्लिश हुआ होगा इनकम स्टेटमेंट में, वो 1066 का पब्लिश हुआ होगा। यहाँ तक की बात सुन लगी। ठीक है जी। तो बच्चों, ये वाली फिगर इससे हमारी 1077 से मैच नहीं कर रही।
क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसमें 11 रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये वाला फाइनल तो रेवेन्यू ठीक है, लेकिन 1077 वाला प्रॉफिट ठीक है नहीं है, क्योंकि इसमें 11 का प्रॉफिट ऐसा था जो माइनस होना चाहिए था, वो यहाँ पे माइनस नहीं हुआ, इसलिए इससे हमारी फिगर वो वाली मैच नहीं कर रही 1066 वाली। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अगर आप टोटल का कॉलम ना भी बनाएं तो खैर है, यहाँ पे टोटल कॉलम ना भी बनाए, क्यों? क्योंकि हम रिकंसिलिएशन बना तो रहे हैं। तो यहाँ पे आप टोटल का कॉलम ना बनाएं, सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट का और अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट का कॉलम बना ले, बस काफी है। टोटल का कॉलम ना बनाएं, क्योंकि इससे ऐसे लगेगा कि यार ये वाली फिगर उस फिगर से मैच होनी चाहिए, जो कि समटाइम मैच नहीं हो सकती, क्योंकि 11 यहाँ पे माइनस करना है, लेकिन कहाँ पे करें, कौन सी लाइन लिखें? वो लाइन हमारे उन 13 लाइनों में है कोई नहीं। बात वही ना, हमने तो यहाँ पे वो वाली लाइनें लिखनी है जो 13 लाइनों में लाइनें थी, तो उसमें 11 का प्रॉफिट हमने रिवर्स करना है, वो वाली बात वहां पे थी नहीं। ठीक है मेरी बच्चों? तो 1066 का आपका प्रॉफिट आना चाहिए। अच्छा जी, एसेट्स। अब अगला पॉइंट, एसेट की बात कर लें। सेगमेंट एसेट्स, तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट को इकट्ठा कर लें, 637, 444 और 132। 1213 वो लिखेंगे यहाँ पे। और बाकी सेगमेंट 242, इंटर सेगमेंट को एसेट ऐसे हैं नहीं है, लेकिन हेड ऑफिस में कुछ एसेट ऐसे हैं, वो आ जाएंगे और आपके टोटल एसेट निकल आएंगे। लाइबिलिटीज 895, 202। इंटर सेगमेंट की लाइबिलिटीज नहीं थी? हाँ, वो अदर सेगमेंट दिख तो नहीं, हाँ इंटर सेगमेंट नहीं थी। हाँ जी, लाइबिलिटीज रिपोर्टेबल वाली सारी इकट्ठी, कौन सी भला? 442, 355 और 98, उनको इकट्ठा कर लिया। अदर सेगमेंट की 202, इंटर सेगमेंट कोई नहीं थी। हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज 27 की थी, तो टोटल लाइबिलिटीज 1124। यहाँ तक की बात लगी बच्चों?
अच्छा बच्चों, ये सवाल है, जिशान लिमिटेड, इसमें करना क्या है जी? डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट, पहला पार्ट। शो हाउ दिस सेगमेंट वुड बी डिस्क्लोजिंग जेडल्स फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंड 30 जून 2018। आल्सो प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये तीनों काम करने हैं वन बाय वन। ठीक हो गया? पहले तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढने। पहले आप वर्किंग वो करेंगे, करें जरा, ट्राई करें, शाबाश। हाँ भाई, हो गया। रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गए। कौन कौन से हैं? स्पिनिंग है, वेविंग है, और डाइंग है। अच्छा जी। तो सवाल का नाम क्या जी? हो गया जी। हाँ जी। पहला पार्ट उसने क्या मांगा जी? डिटर्मिनेशन ऑफ। रिपोर्टेबल सेगमेंट ऐसी है। क्या वर्किंग करेंगे बताएं जरा। पहला क्राइटेरिया क्या जी? हाँ जी। 10% ऑफ सेल्स, कौन सी, इंटरनल एक्सटर्नल? टोटल सेल्स कितनी है? तो थ्रेश होल्ड क्या बन जाएगा? 3.42 बिलियन। ऐसी है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से निकलते हैं?
पेनिंग एंड वेविंग, ऐसी। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऐसी। थ्रेश होल्ड कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 2.0। 59 बिलियन, ऐसी। ये तो प्रॉफिट है ना टोटल? 0.206 बिलियन। इस पे कौन कौन से सेगमेंट आए हैं? स्पिनिंग भी आ गया, पेविंग भी आ गया, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है जी? 2 पॉइंट। इसमें कौन कौन से आते हैं पूरे? सेम आते हैं ये तीनों? अच्छा जी। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? अब यहाँ पे कर लेंगे वर्किंग। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? शो हाउ दी सेगमेंट वुड बी डिस्क्लोज्ड इन जेएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। इसमें क्या करना है? वो 13 लाइनें आपने याद रखनी है। कौन कौन से कॉलम आएंगे? स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग। कितने लाइनें आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आ गया। दूसरा कौन सा आना जी? तीसरा कौन सा आना है?
चौथा पहला कौन सा आ गया जी? दूसरा, तीसरा, चौथा, रहेगा टोटल का। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेवेन्यू। स्पिनिंग का कितना जी? 17। यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे रुपीज इन बिलियन। 17.3। अच्छा, रिवीविंग का, डाइंग का, और अदर्स 5.5 टोटल। ठीक हो गया जी। उसके बाद रेवेन्यू इंटरनल। कितना कितना जी? 4.2। ठीक हो गया जी। टोटल करना करने को मसला नहीं है। अच्छा जी, अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा बच्चों? अच्छा जी, क्या रहेगा? ठीक है जी। अब उसके बाद सेगमेंट प्रॉफिट। कितना कितना जी? 2.9। अच्छा जी, उसके बाद क्या जी? हैं? हाँ, वो बेहतर यही है बच्चों, आप हम ना उसको लिखते हैं उधर, रिकंसिलेशन में डाल दें। मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसका टोटल उसके टोटल से मैच नहीं करना, तो इसको यहाँ पे ना लिखे, कोई मसला नहीं। और जिस सेगमेंट प्रॉफिट के बाद क्या आना है? प्रॉफिट। तो ये फिर कौन सा प्रॉफिट था? नहीं, ये वाला जो प्रॉफिट लिखवाया ये कौन सा है? यही है। हाँ, सेगमेंट एसेट्स, हाँ जी। 15, 4, 7.2। और उसके बाद सेगमेंट लाइबिलिटीज कितनी कितनी?
ठीक हो गया जी? बस ये आपने लिखना है। अच्छा जी। उसके बाद अगला काम क्या करना जी? रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन में कितने कॉलम आएंगे जी? पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले? कॉलम 5 आएंगे, लाइनें कितनी आएंगी? कौन कौन सी? कॉलम 5 आने हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, आगे? अदर सेगमेंट्स। फिर? 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 टोटल। ठीक हो गया जी? सबसे पहले क्या आ जाएगा? रेवेन्यू। रिपोर्टेबल सेगमेंट का रेवेन्यू इकट्ठा कर ले रही। नहीं, तुम सबको इकट्ठा करना ऐसे ही।
करें जी, कितना था? 28.7। अदर 5.5। इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट ये वाली, ठीक है ना? 2.7 और 1.5। कितनी आ जाएगी? 4.2 प्लस होनी कि माइनस होनी है? हेड ऑफिस की कोई सेल है? नहीं है, तो टोटल सेल्स। टोटल सेल्स 30.0। यहाँ तक की बात में लगी। उसके बाद रेवेन्यू हो गया, उसके बाद हाँ जी, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, क्या आंसर आएगा? अच्छा, अदर सेगमेंट्स 0.3। और इन अदर एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है, इंटर सेगमेंट 0.468। ये आपने निकाला होगा, कैसे निकाला होगा? उसकी वर्किंग यहाँ पे शो कर देंगे। 0.4688 कैसे निकाला जी? 2.7 मिलियन की सेल थी। प्रॉफिट ऑन इंटर सेगमेंट सेल्स कितनी थी? 2.7 की। उस पर कितना मार्जिन था? 2.7 का सीधा सीधा 9% ले लिया। दूसरी सेल कौन सी थी? क्या था? 0.468। चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अदर एडजस्टमेंट कोई है? 0.5। अच्छा, ये प्रॉफिट प्लस होने का माइनस होना है? तो अदर एडजस्टमेंट कितनी है? 0.5 की एडजस्टमेंट क्यों आ रही है? एलोकेट एक्सपेंस, ठीक हो गया। और आंसर क्या रहेगा? 1.091। अच्छा जी, 1.091। आगे जी, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद? हाँ जी, 23.5 कैसे आया? इन तीनों को टोटल कर लिया सही। अदर एसेट्स 3.7। और इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट कोई नहीं है। हेड ऑफिस की एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक हो गया। हाँ जी, लाइबिलिटीज में इन तीनों को टोटल कर लेंगे। 1 पॉइंट। और इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट, हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज टोटल, ठीक हो गया जी। रिकंस्ट्रक्शन भी हमारी कंप्लीट होगी। सवाल समझ आ गया नहीं कैसे करना है?
ये जिशान लिमिटेड का सवाल हो गया जी। अच्छा, एक सवाल और है जी, फैशन एंड टेक्सटाइल। सवाल है रोशनी। रोशनी ऑटम 2020 में आया था। ये सवाल देखें, कितने नंबर का आया था जी? 8 नंबर का। क्या मंगा जी उसने? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन इन द अबव डिस्क्लोजर, रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता आपने डिस्क्लोजर बनाना नहीं है, उसने बनाया हुआ है, उसमें से गलतियां निकालनी। ठीक है जी। अब जिसको अच्छी तरह से सारा कुछ आता होगा, उसको पता लगेगा इसने क्या चीज मिस कर दी है और क्या चीज एक्स्ट्रा लिखी है। सवाल पढ़े जरा। रोशनी लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड इज engaged in the manufacturing of textile products. RL generates 30% of its revenue from exports to Middle East, out of which 60% are made to only one customer, Hakeem Limited. RL has various operating segments. Apart from external sales, some of these segments make internal sales as well. Following amounts have been extracted from RL's draft financial statement for the year ended 30 June 2020. Revenue, operating expenses, profit before tax, total assets और total liabilities. अब ये वो वाली फिगर है जो फाइनल फिगर है, जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिश हुई होगी। इसका मतलब है आपके सेगमेंट की सेल और अदर एडजस्टमेंट कर करा के ये वाले फाइनल आंसर आने चाहिए। ये कौन समझ आ रहा है? डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जिसके टेबल पे अल्टीमेटली जाना है सारा कुछ of each segment. However, following disclosure on operating segment is prepared for inclusion in notes to the financial statement for the year ended 30 जून 2020। वो कहता है ये डिस्क्लोजर उन्होंने बनाया जी। एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एसेट लिख दी उसने। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर ओमिशन इन द अबव डिस्क्लोजर्स। हाँ जी बच्चों, ढूंढे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो आपने यहाँ पे बतानी है। वन बाय वन तलाश करें, शाबाश। एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा है बच्चों? कौन सा रेवेन्यू नहीं आ रहा? तो वो पहली गलती है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। पहला जी रेवेन्यू, दूसरी गलती। देखिए बच्चों, एक और चीज भी नोट करें, क्या ये जो रेवेन्यू है, ये टोटल रेवेन्यू का 75% बनता है कि नहीं बनता? ये अगली गलती है। इसका मतलब है इसमें से एक और सेगमेंट का कॉलम यहाँ पे आना चाहिए था।
ये दूसरी गलती है। इसको कैसे लिखेंगे जी, कि रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज, कितने परसेंट आ रहा है आंसर, 62% ऑफ total revenue. So another operating segment should have been made as reportable segment, even if the criteria does not meet. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लिखें शाबाश। अच्छा जी, अब बच्चों अगला पॉइंट देखें, उसने नेट इंटरेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा और कुछ इंटरेस्ट इनकम होगी। हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम अलग अलग शो होने चाहिए थे, और उसने नेट करके लिखा हुआ। तीसरी गलती यह है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेट। ठीक हो गया जी, यहाँ तक की बात समझ लगी। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है। एसेट्स, इसके कितने हैं, 700, इसके 350, इसके 490, और ये कितने हैं, 1540, और यहाँ पे कितने हैं, 1600। ये प्रॉफिट तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्रॉफिट तो मैच कर रहा है, और रेवेन्यू भी मैच कर रहा है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मैच कर रहे हैं। क्या चीज़ मैच नहीं कर रही? एसेट्स मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट, टोटल एसेट्स ऑफ सेगमेंट्स डज नॉट मैच विद टोटल एसेट्स ऑफ एंटिटी। मतलब रिकंसिलेशन नहीं बनी हुई, अदर एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। ठीक हो गई। और क्या चीज़ मिसिंग है? लाइबिलिटीज गायब है। लाइबिलिटीज, और जी, यहाँ तक की बात समझ लगी। अच्छा जी, अब जरा स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड में और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ था। एक तो वो कस्टमर वाला पॉइंट पढ़ा था ना, कि सिग्निफिकेंट कस्टमर है, ऊपर उसने बताइए हकीम लिमिटेड। सिग्निफिकेंट कस्टमर अगर है तो उसका डिस्क्लोजर लैदा से आना चाहिए था। ठीक हो गया। फिर रेवेन्यू की बात भी हमने पढ़ी थी, याद करो। किधर गया, किधर गया, किधर गया? जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई।
रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी, ये देखो जरा, नॉन करंट एसेट्स भी आपने बताने हैं, कंट्री ऑफ डोमिसाइल और फॉरेन कंट्रीज का डिस्क्लोजर में ऐसे ही है, और इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर, एंड एंटिटी शैल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन इट्स मेजर कस्टमर, आईपीपीज एंड वापडा पीएस वगैरह, if revenue from the transaction with a single external customer amounts to 10% or more of an entity's revenue। यहाँ तक की बात सुन लगी। अब इस सवाल में देखो बच्चों, ये जो हकीम लिमिटेड है, इसको कितना हम चीजें बेच रहे हैं जी, मिडल ईस्ट, आउट ऑफ 60% आर मेड टू ओनली वन कस्टमर हकीम लिमिटेड, तो ये हमारा मेजर कस्टमर है। उसने कहा जी, अब देखो 30% का 60% लें, आंसर क्या आता है? 18%। इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू का 18% सिर्फ हकीम साहब को बेच रहे हैं, तो ये इसको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए। यहां तक की बात सुन लगी। अब उसके बाद स्टार्टअप ऑपरेशन, एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट, ये तो पढ़ लिया हमने। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक में नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर products and services, the method used to distribute their products or provide their services, and if applicable the nature of regulatory environment, for example banking, insurance, इस तरह की बातें सवाल में है ही कोई नहीं, ठीक है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, पैरा 17, पैरा नंबर 17 ये कहता है कि अगर पिछले साल में कोई डिपार्टमेंट रिपोर्टेबल था, लेकिन इस साल उसका कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ना रेवेन्यू का 10%, ना प्रॉफिट का 10%, ना एसेट का 10%, लेकिन पिछले साल में चूंकि वो रिपोर्टेबल था, तो इस साल में वो रिपोर्टेबल नहीं रहा, तो शेयर होल्डर ने तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देखनी है, तो उनको लगेगा जैसे कि ये वाला सेगमेंट हमने बेच दिया होगा, हालांकि बेचा तो नहीं है, हुआ ये है कि बस वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया। तो कहता है चाहे इस साल क्राइटेरिया मीट ना भी करे, अगर पिछले साल के उसमें फाइनेंशियल में वो आ रहा था, तो इस साल भी आना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव में आ रहा था ना। अगर पिछले साल कंपैरेटिव में आ रहा था, तो इस साल भी कंपैरेटिव में आना चाहिए, चाहे उसका क्राइटेरिया मीट ना हुआ। क्या ऐसी बात हमारे सवाल में है? ठीक है जी, यहाँ तक की बात सुन लगी। अब पैरा नंबर 18 ये कह रहा है कि अगर पिछले साल कोई सेगमेंट 10% के थ्रेशोल्ड में मीट नहीं कर रहा था, लेकिन इस साल कर रहा है, तो इस साल तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेट, तो फिर पिछले साल के डाटा को भी रीस्टेट करना होगा, ताकि पिछले साल में भी वो अलग से नजर आए, ताकि लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो। पिछले साल तो नहीं शो किया आपने, ठीक है, आपको क्या पता था कि अगले साल वो रिपोर्टेबल बन जाएगा? पिछले साल उसको आपने अदर रिपोर्टिंग सेगमेंट में डाल दिया था, ठीक हो गया। लेकिन इस साल क्या हुआ, वो 10% थ्रेश होल्ड मीट कर गया, आपने उसका अलग कॉलम बना दिया, पिछले साल नहीं बना हुआ था। अब जब आप इस साल की फाइनेंशियल में छापेंगे ना, तो उसका एक एक्स्ट्रा कॉलम पिछले साल के डाटा में शो कर देंगे। नहीं समझ लगी? पिछले साल है, इस साल नहीं है, इस साल बना दो, चाहे थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा, इस साल मीट कर रहा है, पिछले साल नहीं कर रहा था, तो पिछले साल का डाटा को रीस्टेट कर दो और उसका कॉलम अलग बना दो, ताकि लोगों ने अगर कंपैरिजन करना हो तो आपका सर ना खाएंगे, यार है वेविंग डिपार्टमेंट यार की है वे पिछले साल नहीं सी है, तो उनको ये ना लगे कि ये डिपार्टमेंट हमने इस साल बाय की है, हम कहेंगे भैया पिछले साल भी मौजूद था। ठीक है जी। अगला पॉइंट पैरा नंबर 19, IFRS 8 does not set up an upper limit as to the number of operating segments that should be separately reported. However, the standard sets out that if the number of separately reported segment exceeds 10, then it is likely that information may become too detailed and consequently lose its usefulness. ठीक है जी। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि 100% का 100% डाटा ही आपने टोटे टोटे करके सारे सेगमेंट शो कर दिए। अब 150 मुल्कों में बेच रहे हैं चीजें, और 150 मुल्कों का आपने लदा लदा क्या कर दिया, हर किसी का सेगमेंट बना दिया। वो कहते हैं, लोग कहेंगे यार वो जिसको देखना था उन्होंने वो भी नहीं देखेंगे कि यार 150 मुल्क का डाटा से क्या देखी, बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो कहता फिर उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में भी ना दो
कि लोग देखे ही ना कि यार एडी लंबी लिस्ट असी क्या देखी, मारो गोली। तो क्या करो, वो कहता है द नंबर ऑफ सेपरेटली रिपोर्टेड सेगमेंट एक्सीड्स 10, देन इट इज लाइकली दैट इंफॉर्मेशन मे बिकम टू डिटेल। मतलब सादा अल्फाज में करो 10 से ज्यादा आपके कॉलम नहीं होने चाहिए। बात समझ लीजिए, अगर आप 150 मुल्कों में भी चीजें बेच रहे हैं तो 10 से ज्यादा डिवीजन आप शो ना कराओ। If an entity changes the structure of its internal organization in a manner, internal decision making is changed from product and service to geographical area that cause the composition of its reportable segments to change. The corresponding information for earlier period should also be reset unless information is also available and the cost to develop it is excessive. वो कहता है फर्ज करें पहले आपने कंट्री वाइज डाटा पब्लिश किया था पिछले सालों में, इस साल आप कह रहे हैं कि नहीं यार कंट्री वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज चलते हैं। तो इस साल प्रोडक्ट वाइज है, पिछले साल कंट्री वाइज है, तो लोगों को तो समझ नहीं आनी कंपैरिजन कैसे करें। तो कहता फिर पिछले साल के डाटा को भी रीस्टेट करो, पिछले साल वाले को भी प्रोडक्ट में लेके आओ, ताकि अगर उन्होंने कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन आसान हो। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो बहुत सही। तो बच्चों इस सवाल में जो मजीद एरर है वो कौन सा एरर है रोशनी लिमिट में? रेवेन्यू का। हम पहले क्या लिखेंगे? एक्सपोर्ट सेल कितनी हो रही है? 30%। हम लिखेंगे सिंस तेरी क्लास कड़ी पर मैं दस वो तो उसके कैंपस होनी है, चेक कर ले। नंबर ठीक है। ठीक हो गया जी। अगला मसला, पॉइंट नंबर 7 क्या थी? सेल्स टू हकीम लिमिटेड कितनी बनती है? कंसिस्ट ऑफ 18% ऑफ टोटल सेल्स, तो इट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज। ठीक है जी। अच्छा, वो जो डिस्क्लोजर था हमने जो पढ़ा था, इसमें बच्चों इनकम टैक्स एक्सपेंस भी आ रहा था, ये भी मिसिंग है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कहीं पे इनकम टैक्स लगता ही ना हो। इंटरेस्ट का हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, जैसे हमने गौर लिमिट वाला सवाल देखा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तुमने नहीं लिखा था। लेकिन इनकम टैक्स नहीं हो सकता कि पूरे तमाम मुल्कों में इनकम टैक्स ही ना हो। ठीक है जी, तो कहेंगे जी डिटेल अबाउट इनकम टैक्स विल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। कितने नंबर का सवाल था बच्चों? तो कम से कम 8 पॉइंट तो होने चाहिए। ठीक है जी, नहीं बात समझेगी। 8 पॉइंट तो हमने निकाल लिए, ठीक है ना? तो बच्चों इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि आपको पेपर में वो कहे कि गलतियां निकालें, तो आपने वो डिस्क्लोजर दोबारा नहीं बनाना, उस डिस्क्लोजर में जो गलतियां हैं वो आइडेंटिफाई कर देना। ठीक हो गया जी। ये सवाल कौन सा हमने किया जी? रोशनी लिमिटेड। अच्छा, अब बच्चों एक है सवाल आया था दरीग लिमिटेड आटम 2023 में, ये आपकी इस बुक में मौजूद है।
द डी लिमिट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइटम 23 में आया था, 8 नंबर का। कीपिंग यू द सीईओ's पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस हाउ द अबव कंपोनेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS 8। ये सवाल आपने करना, कर लोगे? चलो भागो।